मैं डॉक्टर संजय कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू, विषय समाजशास्त्र, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय द्वारा जारी सिलेबस के अनुसार आज बीए भाग थर्ड में हम कार्ल मार्क्स का अध्ययन कर रहे थे। आज हम कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवादी सिद्धांत के बारे में परिचर्चा करेंगे। जब द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की बात आती है तो देखिए, मार्क्स ने हिगल के द्वंद्वात्मक आत्मवाद को अस्वीकार करते हुए अपना सिद्धांत द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का प्रतिपादन किया। हिगल का मत था कि पहले विचार आते हैं, उसके पश्चात भौतिक वस्तु आती हैं। यानी कि हिगल ने आत्मा को ज़्यादा महत्व दिया भौतिक वस्तुओं की तुलना में। मार्क्स का मत है कि जिसे हम आत्मा, मन अथवा मस्तिष्क कहते हैं, वह भौतिक शरीर से उत्पन्न वस्तु है। ठीक वैसे ही जैसे घड़ी के पुर्जों को एक निश्चित क्रम से संयुक्त कर देने पर उनमें गति उत्पन्न हो जाती है। इन बातों से स्पष्ट होता है कि मार्क्स का दर्शन हिगल के दर्शन का विपरीत है। अपनी पुस्तक दास कैपिटल में मार्क्स ने स्वयं में लिखा है कि जो हिगल का द्वंद्ववाद का जो सिद्धांत था वह मस्तिष्क के बल खड़ा था, मैंने उसे पैरों के बल सीधा खड़ा कर दिया। यदि आप रहस्यमय खोल में से तार्किक सार तत्वों को ढूंढ निकालना चाहते हैं तो आपको उसे हिगल के द्वंद्ववाद को बिल्कुल ही उल्ट देना होगा। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मार्क्सवादी चिंतन की सबसे महान सफलताओं में से एक है। इस प्रतिभापूर्ण खोज के कारण ही दर्शन शास्त्र पहली बार विज्ञान बन सका। ऐसा विज्ञान बन सका जो प्रकृति, समाज और मानव चिंतन के विकास के वस्तुगत नियमों का ठीक ठाक प्रतिनिधित्व करता है। यह सिद्धांत ऐतिहासिक विकास के सामान्य नियमों को प्रतिपादित करता है, परंतु इसे भली प्रकार से समझने के लिए यह आवश्यक है कि हम द्वंद्ववाद के क्रम विन्यास की विवेचना संक्षेप में कर लें। देखिए, द्वंद्ववाद का अर्थ क्या होता है। द्वंद्ववाद का अंग्रेजी रूपांतरण यूनानी शब्द डायलेगो से बना है, जिसका अर्थ होता है बातचीत करना या तर्क वितर्क करना। प्राचीन समय में द्वंद्ववाद तर्क वितर्क के दौरान प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत तर्क या युक्ति के विरोधों को बताकर तथा उनका समाधान करके सत्य तक पहुंचने की कला थी। प्राचीन काल में ऐसे दार्शनिक थे जिनका विश्वास था कि विचार में विरोधों का प्रकट होना तथा विपरीत मतों का संघर्ष सत्य तक पहुंचने का सबसे उत्तम उपाय है। बाद में चिंतन की इस द्वंद्वात्मक प्रणाली का प्रयोग प्राकृतिक घटनाएं सदैव गतिशील रहते हुए निरंतर परिवर्तित होती रहती हैं और प्रकृति का विकास प्रकृति के विरोधों का विकास या प्रकृति के विरोधी शक्तियों की अंतःक्रिया के फलस्वरूप होता है। जो हिगल का जो द्वंद्ववाद है उसका यदि हम अध्ययन करें तो देखिए, हिगल की द्वंद्ववादी प्रणाली में बुद्धि संगत तत्व हैं, उसमें विकास का विचार है। आप घटनाओं और घटना प्रवाह को एक दूसरे के संदर्भ में उनके पारस्परिक संबंधों और एक दूसरे पर निर्भर रहने की पृष्ठभूमि में देखते हैं। हिगल घटना प्रवाह को उत्थान, परिवर्तन और विनाश के क्रम के रूप में देखता है। हिगल कहते हैं, संसार में प्रत्येक वस्तु की प्रतिवादी वस्तु अवश्य होती है। पहले वाद होता है और तब उसका प्रतिवाद। इन दोनों के संघर्ष से एक तीसरी वस्तु उत्पन्न होती है जिसे संवाद कहा जाता है। इस संवाद में वाद और प्रतिवाद दोनों ही की विशेषताओं का समावेश होता है। यह हिगल के वस्तु के प्रति विचार थे। जब हम मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की बात करते हैं, मार्क्स द्वंद्ववादी भौतिकवाद में हिगलवादी द्वंद्ववाद की कुछ छाया द्वंद्ववादी जो मार्क्स ने जो द्वंद्ववाद का सिद्धांत दिया था, भौतिकवादी द्वंद्ववाद का सिद्धांत दिया था, उसमें हिगल के जो द्वंद्ववादी सिद्धांत थे उसकी छाया दिखाई देती है। मार्क्स ने हिगल के द्वंद्वात्मक विकासवाद को तो मान्यता दी, परंतु उसके आधार या कारण को अर्थात आत्मा, निरपेक्ष विचार आदि के सिद्धांत को पूर्णतः स्वीकार किया।
अस्वीकार इसलिए किया कि मार्क्स का विश्वास था कि हिगल ने अपने द्वंद्ववाद में वास्तविक तथा प्रयोगसिद्ध तथ्यों का बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। मार्क्स का कथन है कि उस वैश्विक व भौतिक दुनिया की हिगल ने अवहेलना की जिसे हिगल रहते थे और उसे उन्हें हष्टपुष्ट बनने तथा जीविका पालन के अन्य समस्त साधन उपलब्ध हुए, जिसके फलस्वरूप मस्तिष्क के साथ उनके शरीर का अस्तित्व बना रहा और उनके लिए दार्शनिक विचार व्यक्त करना संभव था। हिगल के अनुसार मानव समाज की प्रकृति निरंतर द्वंद्वात्मक प्रणाली है। इस प्रकृति में विचार का प्रमुख स्थान है। हिगल के अनुसार बाह्य जगत आभ्यंतरिक विचारों का ही प्रतिबिंब है, परंतु मार्क्स ने भौतिक संसार ही कारण माना है और कहा कि भौतिक संसार ही आभ्यंतरिक विचारों का जनक है। अतः मार्क्स का द्वंद्ववाद हिगल के द्वंद्ववाद का उल्टा है। मार्क्स का जो द्वंद्ववाद था, जो द्वंद्ववाद भौतिकवादी सिद्धांत प्रस्तुत किया, उसकी कुछ विशेषताएं हैं। उन विशेषताओं का हम बारीकी से अध्ययन करें तो देखिए, पहली विशेषता है कि मेटाफिजिक्स के विपरीत मार्क्सवादी द्वंद्ववाद प्रकृति को ऐसी वस्तुओं और घटना प्रवाहों का एक आकस्मिक संग्रह कदापि नहीं मानता जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग, असंबंधित तथा स्वतंत्र हो। वह द्वंद्ववाद जो प्रकृति को एक सुसंबद्ध तथा पूर्ण समग्रता के रूप में मानता है, जिससे कि विभिन्न वस्तुएं तथा घटनाएं सावे रूप में एक दूसरे से संयुक्त, एक दूसरे से पर निर्भर और एक दूसरे द्वारा निर्धारित हैं। इस प्रकार द्वंद्वात्मक प्रणाली के अनुसार प्रकृति की किसी भी वस्तु या घटना को दूसरी वस्तुओं या घटनाओं से पृथक, असंबंधित तथा स्वतंत्र रूप से समझा नहीं जा सकता। प्रत्येक घटना अनेक घटनाओं से घिरी हुई होती है और उन सब का प्रभाव प्रत्येक पर और प्रत्येक का प्रभाव सब पर होता है। हिगल के मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की विशेषताओं में दूसरी विशेषता है तत्ववाद की विपरीत। मार्क्सवादी द्वंद्ववाद यह मानता है कि प्रकृति एक स्थिर, अगतिशील, अपरिवर्तनशील और चिरंतर स्थिति नहीं है। प्रकृति तो निरंतर गतिशील, परिवर्तनशील, नवीन, परिवर्धित तथा परिमार्जित स्थिति है, जिसमें कुछ चीज़ों का सदैव उद्भव और विकास होता है, जो कुछ चीज़ों की अवनति और विनाश। इस प्रकार द्वंद्वात्मक प्रणाली इस बात पर बल देती है कि घटनाओं की विवेचना न केवल उन्हें अंतर संबंध तथा अंतर निर्भरता को ध्यान में रखते हुए करनी चाहिए, बल्कि उनकी गति, उनके परिवर्तन, उनके विकास और उनके उद्भव तथा विनाश को भी ध्यान में रखना होगा। द्वंद्वात्मक प्रणाली का संपर्क न केवल उन घटनाओं या वस्तुओं से है जो कि थोड़ा बहुत स्थायी हैं, बल्कि उन सब से भी है जो अस्थायी हैं। वास्तव में संसार में कोई भी चीज़ या घटना स्थिर या स्थायी नहीं है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की जो तीसरी विशेषता वह है तत्वशास्त्र के विपरीत। मार्क्सवादी द्वंद्ववाद यह विश्वास नहीं करता कि विकास की प्रक्रिया एक सरल प्रक्रिया है, जिसमें कि परिणात्मक परिवर्तन से गुणात्मक परिवर्तन नहीं होता है। इस प्रकार द्वंद्वात्मक प्रणाली यह बतलाती है कि विकास की प्रक्रिया को एक चक्रवर्ती गति के रूप में न समझना चाहिए, अर्थात विकास की प्रक्रिया केवल उसी की पुनरावृत्ति नहीं है जो कुछ पहले घटित हो चुका है। द्वंद्ववाद के अनुसार विकास की गति निरंतर आगे बढ़ती हुई ऊपर चढ़ती रेखा की भांति है। वास्तव में यह तो एक पुरानी गुणात्मक स्थिति का एक नई गुणात्मक स्थिति से बदलना, सरल का जटिल होना और निम्न से उस स्तर की ओर आगे बढ़ना है। इस प्रकार मार्क्स ने अपनी द्वंद्वात्मक प्रणाली में जो चौथी विशेषता बताई हुआ है तत्वशास्त्र के विपरीत। द्वंद्ववाद के अनुसार समस्त वस्तुओं एवं प्रकृति घटनाओं के आंतरिक विरोधी स्वाभाविक होते हैं, क्योंकि इन सब का विरोधात्मक और अनुकूलात्मक पक्ष या वाद और प्रतिवाद, भूत और भविष्य दोनों ही पक्ष होते हैं। इन दोनों विरोधियों के बीच संघर्ष अर्थात पुराने और नए के बीच, मरता हुआ और नवजात के बीच, मिटता हुआ और विकसित होने वालों के बीच संघर्ष विकास की प्रक्रिया की आंतरिक अंतर्वस्तु है। इस प्रकार द्वंद्ववाद के अनुसार प्रत्येक विकास में वाद, प्रतिवाद और संवाद ये तीनों अवस्थाएं होती हैं। प्रत्येक अवस्था अपने पूर्व की अवस्था का विलोम या निषेध होती है। प्रत्येक अवस्था के अंत में थोड़ा सा ऊपर उठ जाते हैं और जहाँ से चले थे फिर वहीं नहीं पहुँच जाते, अपितु उस स्तर पर उठते जाते हैं। समस्त प्रकृति में इसी क्रम में परिवर्तन चलता है। बोया हुआ अनाज का दाना सड़ जाता है, उसमें अंकुर निकलता है और बढ़कर पौधा बन जाता है, जिसमें बाली लगती हैं।
फिर पौधा सूख जाता है और फलस्वरूप पकी बाली से ही कई दाने मिलते हैं। धूप, शीत, वायु की चट्टानें चूर्ण होती हैं। वर्षा के जल द्वारा बहकर बहे हुए चूर्ण समुद्र में चला जाता है। विकास आंतरिक विरोध द्वारा इस कारण संचालित होता है क्योंकि गतिशील स्वयं विरोधामय है। संपेक्ष में यही मार्क्सवादी द्वंद्वात्मक प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं हैं। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का उद्देश्य और महत्व की जब हम बात करते हैं तो मार्क्स ने अपने एक द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के नियत या प्रणाली को कुछ सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रतिपादित किया है और उनके सर्वप्रथम उद्देश्य यह है कि आप इस द्वंद्वात्मक विश्वासवादी के आधार पर यह सिद्ध करना चाहते हैं कि पूंजीवादी समाज का नाश अनिवार्य है। द्वंद्वात्मक विकासवाद के अनुसार यदि समाज का सब कुछ गतिशील और प्रगतिशील है, यदि पुराने का विनाश और नवीन का उद्भव ही विकास का नियम है, तो निस्संदेह ही पूंजीवाद, निजी संपत्ति व शोषण, जमींदारों के अधीन किसानों की पराधीनता व पूंजीवाद के अधीन श्रमिकों की पराधीनता भी चिरस्थायी नहीं हो सकती। इसलिए पूंजीवादी व्यवस्था का स्थान एक दिन समाजवादी व्यवस्था ले लेगी, जिस प्रकार सामंतवादी व्यवस्था का स्थान पूंजीवादी व्यवस्था ने एक समय ले लिया था। द्वंद्वात्मक प्रणाली के आधार पर ही मार्क्स ने समाजवादी क्रांति की आवश्यकताओं को सैद्धांतिक तौर पर आम स्पष्ट किया है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सामान्य महत्व भी उल्लेखनीय है। यह हमें परिवर्तन का विकास की प्रक्रिया के विभिन्न स्तरों और उनके पार्श्व संबंधों को नहीं बल्कि उन परिवर्तनों को आंतरिक कारणों को भी बताता है। यह हमारा ध्यान इस सत्य की ओर बार बार आकर्षित करता है कि संसार में कोई भी घटना पृथक और स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखती है। मार्क्स ने अपने भौतिकवादी विश्व दर्शन के आधार पर यह सूत्र निकाला कि कोई सिद्धांत केवल तभी जनता के हृदय में घर कर सकता है जब वह उनकी सबसे जरूरी आवश्यकताओं और सच्चे हितों को सामने रखे। इस प्रकार मार्क्स ने अपना द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत प्रतिपादित